लास्ट क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज करी थी हमने और पी की करी थी ना। चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट हेडिंग डालिए, डी ब्लॉक करते हैं। डी फिर उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं हम लोग। दीपक क्या हुआ आज आप आए नहीं? चलिए स्टार्ट किया जाए। कैमरा ऑन कर लो आप लोग, अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। बच्चा पार्टी जल्दी करें, लेट हो रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना। क्या टाइम हो रहा है? जितना लेट होंगे उतना लेट क्या होगा, छुट्टी होगी, उसी हिसाब से उधर लेट होता जाएगा, फिर हमारा भी लेट होगा। चलिए लास्ट पी की बात करी थी, क्या सिखाया था आपको? डी ब्लॉक की बात हुई थी। आज हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक की। हेडिंग डालिए डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक पे क्या क्या खास बात होगी, अब आपस में बातें ना करें, ये गर्ल्स अपनी चिट चैट बंद कर दे बिल्कुल। डी ब्लॉक एलिमेंट स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं लिखना है कभी भी, स्मॉल डी। डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबशेल, डी सबशेल में एंटर करेगा। इसी बेसिस पे क्या बोला गया है? डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी सबशेल होगा किसका? डी सबशेल ऑफ n-1 शेल, मतलब जो आउटर शेल है उसके जस्ट इनर वाली जो शेल है उसको नाम क्या दिया था हमने? आउटर को क्या नाम दिया था? आउटर शेल को कौन बताएगा? आउटर शेल को n बोला था, उसको नाम भी दिया था वैलेंस शेल। और उसके अंदर वाली को n-1, उसका नाम क्या था? पेनल्टीमेट। फिर उसके बाद कौन सी थी? n-2 एंटी पेनल्टीमेट। तो ये जो डी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? n-1 में जाएगा। ठीक है, अगर इनकी हम बात करें डी ब्लॉक के एलिमेंट को, तो आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, बहुत सारे जो इसके एलिमेंट हैं, दो चार को छोड़ के ज्यादातर एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम देते हैं इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन बोलते क्यों है? इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो लेफ्ट जो ब्लॉक है एस ब्लॉक, these have characters which are like a transition between S block, एस ब्लॉक के जो होते हैं वो आपके एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड
पी ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादातर नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट। जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाएगा उसके डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मतलब इनकम्प्लीट डी सबशेल उसका होगा। तो ब्रैकेट में यहां पे लिख लीजिए ट्रांजिशन की पहचान क्या है, इनकम्प्लीट डी सबशेल, मतलब D10 नहीं होगा, पूरा भरा हुआ नहीं होगा। D1, D2, D3, D4, 1 to 9 तक कुछ भी हो सकता है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह वही बिहेव करेगा। ट्रांजिशन की स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के लगभग बीच में, इस तरीके की प्रॉपर्टीज है इसमें। तो ट्रांजिशन, इसमें जितने एलिमेंट हैं उसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट केवल उनको बोलेंगे जिसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 to 9 होगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है डी में तो उसको ट्रांजिशन, उस एलिमेंट को हम नहीं बोलेंगे, है ना, उसको केवल डी ब्लॉक बोलेंगे। हाँ, डी में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1 to 9। परी क्या बात है, शांति बनाए रखें कृपया बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए डी ब्लॉक का। अभी आपका मेन चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको पता है, पता है ना, जेई के हिसाब से आपका मेन चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं, यही चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2 या NS1 होगा। आउटर शेल में NS2 या NS1 होगा और डी में होंगे N-1, डी में होगा 0 to 10, 0 होगा तब तो नहीं हो सकता, 1 to 10, 1 to 10। उसके बाद डी ब्लॉक में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये कलर्ड आयंस बनाते हैं। इनके आयंस कैसे होते हैं, कलर्ड। कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते। कौन है भाई, किसका स्टार्ट हुआ, कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं। इन दोनों चीजों का एक विशेष रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। ठीक है, अभी आपको डी ट्रांजिशन पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल नाम याद रखिए। डी ट्रांजिशन की वजह से कॉम्प्लेक्सेस में क्या आता है, कलर आता है। ये डी ट्रांजिशन हम कहाँ पढ़ेंगे, 12th में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ, डी सबशेल ट्रांजिशन के लिए, ट्रांजिशन के लिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करेगा उसमें D10
नहीं होगा। नहीं, कॉपर ट्रांजिशन में आएगा, लेकिन उसकी 2-3 स्टेट होती है। कॉपर 0 स्टेट में भी हो सकता है, कॉपर +1 भी हो सकता है, कॉपर +2 भी हो सकता है। अभी तीनों को डिस्कस करेंगे, है ना। ये जो प्रॉपर्टीज मैं लिखवा रही हूँ, कैसे लिखवा रही हूँ, जनरल। कॉम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, वेरिएबल वैलेंसी होगी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब ऐसे कंपाउंड आपको दिखाई देंगे जिसमें एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी हो सकती है। जैसे वेरिएबल वैलेंसी का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर इस ग्रुप में हम लोग देखें 3D सीरीज में, तो Mn+2 भी शो करता है, Mn+4 भी शो करता है, Mn+6 भी शो करता है, Mn+7 भी शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, अरे जिस कंपाउंड में जो होगा वही लेंगे। कॉपर +1 +2, ओहो, इंडक्शन हो गया। क्या नोट हो गया? केवल ये तो एग्जांपल लिखवाएं, ऐसा नहीं कि केवल यही शो करेंगे, और भी एलिमेंट शो करते हैं। ये तो एग्जांपल आपको नोट कर। ज्यादातर होंगे सॉलिड। कैसे होंगे? सॉलिड होंगे। और सॉलिड चीजों का आपको पता है क्या होता है, हाई डेंसिटी होगी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं, और बड़े बड़े कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, जायंट कोवेलेंट कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। ज्यादातर कंपाउंड तो आयनिक होंगे। सॉलिड है, मेटल है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे ही होंगे, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। कोई भी ऐसी स्पीसीज, कोई भी ऐसा एलिमेंट एटम जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में एक स्पेशल काइंड ऑफ बिहेवियर शो करता है। उस बिहेवियर को कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिज्म। तो इसके ज्यादातर आयंस पैरामैग्नेटिक होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट के ज्यादातर आयंस कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेंगे और उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। और होता किस वजह से है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन।
जैसे मान लीजिए हमने बोला, एग्जाम्पल लेते हैं, ये पॉइंट नोट हो गया। जैसे मान लीजिए कॉपर कहीं पे है +1 स्टेट में, और किसी कंपाउंड में कॉपर है +2 स्टेट में, है ना, और आपसे पूछ रहा है कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा कौन सा नहीं होगा। तो आपको सीधे सीधे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और देखना है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आपको पता है 29 एटॉमिक नंबर होता है। बोर्ड पे देखें सब लोग, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 होता है और 3d10 होता है। ये तो याद ही है सबको, ये कॉपर का है। अगर +1 बनाना है कॉपर से तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो हमेशा आउटर सेल से निकलता है। आउटर शेल ये चौथी वाली है तो इससे निकलेगा। तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगा। 3d10 4s0 बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1s में 2s है तो डबल है, सिंगल नहीं है। यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे भी। p में अगर देखोगे आप 2s की बात करोगे तो ऐसे है। p की अगर बात करोगे 2p की तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड का मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन और सिंगल। 3s में देखो तो वहां पे भी डबल है। 3p में भी यही सिचुएशन है, आपको दिख रही है। 3d की बात करो तो 3d में भी कितने दिख रहे हैं आपको? 10 दिख रहे हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पे भी पेयर है, 4s में है ही नहीं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कहीं पे? Cu+1 में नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे पेयर्ड हैं। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज को हम पैरामैग्नेटिक ना बोल करके एक स्पेशल नाम देते हैं, डायामैग्नेटिक। ये भी मैग्नेटिक फील्ड में स्पेशल बिहेवियर है, डायामैग्नेटिक। हाँ, नहीं, ये आपको दिखाने के लिए बताया। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है तो ड्रॉ करिए। वो तो वैसे भी दिख रहा है ना, एस में 2 है मतलब डबल है, पी में अगर 6 है मतलब पूरा कंप्लीट है, और डी में अगर 10 है तो पूरा कंप्लीट है। कहीं पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहा है। यही अगर Cu+2 का लिखोगे तो +2 में एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा इसमें से। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं। कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो एक तो 4s का जाएगा और एक 3d10 का चला जाएगा। तो ओवरऑल में कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s का 0 और 3d का 9। यही तो बनेगा। अब 4s तक, यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट है, 4s में है ही नहीं, बाकी सब कंप्लीट है। तो 3d9 को देख लेते हैं। डी में भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखता है, 1 अनपेयर्ड। जैसे ही एक अनपेयर्ड हो, 2 हो, 3 हो, जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख गया, स्पीसीज कैसी हो जाएगी? पैरा मैग्नेटिक। क्या नाम देंगे उसको? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। पहले कॉपर का 4s1 लिखा था, अब कॉपर +1 लिखा। +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला।
ठीक है। इसी तरीके से आपको किसी भी एलिमेंट का पूछा जाए कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो निकाल लेंगे पक्का। Fe+3 में निकाल के बताइए जल्दी से, फटाफट से। Fe+3 में बता दीजिए। आयरन का होता है 26। Fe+3 में निकाल के बताइए फटाफट। तो कितने अनपेयर्ड हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा है मैंने Fe+3 में 26। 56 नहीं, एटॉमिक वेट होता है। आपको तो एटॉमिक नंबर चाहिए ना। पांच कहाँ से आ गए? 5 आएंगे, 5 आएंगे। पहले बाहर वाले से निकालोगे ना। पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालोगे। आंसर आया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। दीपक, दीपक आंसर दीजिए। Fe+3 में 5। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। Fe+3 बनाना है तो 2 यहाँ से, 1 यहाँ से। हाँ, +3 में क्या नहीं होगा, मैं निकाल के बताती हूँ। अच्छा देख लो यहाँ पे, जरा देख लो कॉपर वाले केस में। यहाँ पे डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है ना, +1 में देख पा रहे हैं। डी पूरा भरा हुआ है +1 में, और कॉपर में भी डी पूरा भरा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोलोगे जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन 1 to 9 दिखे आपको। 1 2 3 4 इस तरीके से 9 तक हैं अगर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन एलिमेंट। और जिसमें 10 है इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे। डी ब्लॉक का एलिमेंट तो बोलेंगे लेकिन ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे। तो ये जो कॉपर है इसको ट्रांजिशन नहीं बोल सकते हो आप। डी में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ट्रांजिशन नहीं कह सकते हो। और कॉपर +1 को भी ट्रांजिशन नहीं कहो। एग्जैक्टली ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है। कॉपर +2 को बोल सकते हो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, D9। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। Fe+3 का निकालने के लिए बोला था ना मैंने, तो पहले सिंपल आयरन का लिखते हैं। 26 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और फिर आ जाएगा 3d6। यहां तक ध्यान रखिए 20 का होता है, कैल्शियम का यहाँ तक आता है। 20 के बाद भरते हैं ना यहाँ से, तो 26 भरना है आपको, तो आपने 3d6 कर दिया सीधे सीधे। अब आपको क्या बनाना है, Fe+2 अगर बनाना हो तो सीधे सीधे 2 इलेक्ट्रॉन किसके उड़ा दीजिए, इसके। +2 बनाना हो तो 2 इसके उड़ा दीजिए, तो क्या बनेगा लास्ट में, लास्ट के अगर 2 लिखे, शुरू के नहीं लिख रहे, 3d6 4s 0। तो अगर Fe+2 में पूछा होता तो D में 5 बनाते, 1 2 3 4 5 6 फिल कर दिए, तो कितने अनपेयर्ड हो गए। अभी मैंने क्या पूछा था, Fe+3 पूछा था, तो +3 कर दीजिए। +3 में
S के 2 तो चले ही जाएंगे, एक इससे भी चला जाएगा, तो 3d5 4s0 बनेगा, तो 5 हो गए सीधे सीधे अनपेयर। क्लियर है बात? ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी इसकी हाई होती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, कहाँ लिखे, पॉइंट नंबर कौन सा है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इनकी? हाई होती है इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक। ये डी ब्लॉक एलिमेंट को आपने क्या जाना है? क्या बोलते हैं, मोटा मोटा थोड़ा सा पता लगा आपको। डी ब्लॉक के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा जाना है, डिटेल में कहाँ पढ़ने वाले हैं? 12th में चैप्टर में। यहाँ पे आपका है 11th में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, वो भी पी ब्लॉक आधा है। पी ब्लॉक में आपकी 6 फैमिलीज हैं, 6 में से 2 फैमिलीज आपकी 11th में और 4 फैमिलीज किस में पढ़ेंगे हम लोग? 12th में। नेक्स्ट है आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट, नाम से पता लग रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एफ सबशेल, वो भी किसका होगा? एफ सबशेल ऑफ n-2 शेल, n-2 शेल, मतलब सबसे बाहर वाली, उसके अंदर वाली, फिर उसके अंदर वाली शेल में, उसके एफ सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। और क्योंकि एफ में जा रहा है इसीलिए क्या बोल रहे हैं उसको? एफ ब्लॉक एलिमेंट। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन में n-2 f1 to 14, f में 1 to 14 है, n-1 d और ns2। आउटर शेल के s में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, d में कहीं पे 0 मिलता है, कहीं पे 1 मिलता है, किसी एलिमेंट में 0 होगा, किसी में ठीक है। बाकी डिटेल आपको पता है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अब तो याद ही हो गया होगा लेंथेनॉइड कहां से स्टार्ट हो रहा है? सीरियम 58 से 71 तक, है ना? और एक्टिनॉइड कहां से शुरू हो रहा था? थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, रेयर अर्थ, ये सब नाम है इनके। इनर ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन वर्ड दे रहे हैं तो उनकी तरह प्रॉपर्टी होगी कुछ। रेयर अर्थ, इनर ट्रांजिशन इसलिए बोला है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट में n-1 के d में जाता था इलेक्ट्रॉन, अब n-1 के d से भी अंदर चले गए, n-2 के f में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या नाम दे दिया? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट।
हाँ। सीई सीरियम है, सीरियम, सी लिख दिया मैंने गलती से, सीरियम है, सीई, सीरियम 58। अब क्योंकि वर्ड इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब जैसे वो कलर्ड आयंस बनाते थे, वेरिएबल वैलेंसी शो करते थे। डी ब्लॉक की स्पेशल प्रॉपर्टी है कलर्ड आयंस, कॉम्प्लेक्स आयन, वेरिएबल वैलेंसी। तीन प्रॉपर्टी डी ब्लॉक की स्पेशल प्रॉपर्टी है। जैसे ही आपको कोई बोले डी ब्लॉक, उससे अगर वो पहला क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पहला वो क्या पूछेगा, उसके स्पेशल फीचर्स बताइए। तो स्पेशल फीचर्स आप डी ब्लॉक में क्या बताएंगे, कलर्ड आयंस, वेरिएबल वैलेंसी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। पैरामैग्नेटिक आयंस मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डी ब्लॉक में आपको जैसे ही बोला जाता है कलर्ड आयंस, वैसे ही कलर्ड का अगर रीजन पूछते हैं तो रीजन आप बताते हो डीडी ट्रांजिशन। क्या रीजन देंगे, डीडी ट्रांजिशन। चलिए, इसमें भी इसी तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, ये भी कलर्ड आयंस बनाते हैं, वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं, कलर्ड आयंस हैं, वेरिएबल वैलेंसी है। मोस्टली जो इनकी वैलेंसी होती है ज्यादातर केसेस में +3 होती है। मोस्टली ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करेंगे, +3 ज्यादातर, और कभी कभी +2 एंड +4, कहीं +2 भी देखने को मिलता है, कहीं किसी कंपाउंड में +4। लेकिन ज्यादातर जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछे हैं ब्लॉक का, तो क्या बताएंगे, +3। +3 को बोलेंगे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। उन्हीं की तरह पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर देखने को मिलेगा। जितने लेंथेनॉइड एलिमेंट है, ज्यादातर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, अर्थ से निकाले गए हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं, इसलिए सेपरेशन थोड़ा इनका क्या होता है, डिफिकल्ट है। मान लो 10 एलिमेंट हैं, 10 की सिमिलर एकदम प्रॉपर्टी है, ज्यादातर मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हैं, अर्थ से सब निकाले गए हैं, तो क्या होगा, उनको सेपरेट करने में दिक्कत आएगी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं तो सेपरेशन क्या हो जाता है, इजी होता है। तो लिख लीजिए सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट, so separation is difficult। इनका सेपरेशन क्या है, डिफिकल्ट। हम्म, डी ट्रांजिशन का मतलब है जो हम लोग डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो 11th क्लास में आपको बताया जाता है कि डी ऑर्बिटल 5 है ना। कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर कोई फॉर्म हो रहा है, तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में
एक होती है सेंट्रल मेटल और एक होता है लिगेंड। अब आपने पूछ लिया तो थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझो। जैसे ये है K4FeCN होल 6, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये आयरन जो है इसको हम बोलते हैं CM, सेंट्रल मेटल। ये किसकी है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये बना रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है और इसका एक स्पेशल कलर होता है। अब इसके कलर का रीजन हमने क्या बताया कि इसमें जो कलर आता है वो आता है डी डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, डी डी ट्रांजिशन होता क्या है? जैसे मान लीजिए आयरन में डी के 5 ऑर्बिटल हैं, ये सारे के सारे, ठीक, आयरन में ये सारे ऑर्बिटल्स हैं। जब आयरन से ये CN कंबाइंड होने आएगा, इसको हम बोलते हैं लिगेंड, L से डिनोट। ये फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब 4 पोटेशियम के आयन, 1 आयरन का आयन और 6 CN के आयन कंबाइंड हो रहे हैं। तो जब इसका फॉर्मेशन होता है तो बीच में सेंट्रल मेटल आयरन होता है, इधर से एक CN, 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 6 CN जो होंगे वो इसके ऊपर अटैक करने आते हैं और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, फिर ये कंपाउंड फॉर्म होता है। जब ये CN आते हैं, इन CN को बोलते हैं लिगेंड। इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये लिगेंड जब आता है आयरन के पास, तो आयरन के जितने डी ऑर्बिटल हैं ये 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 5 वर्किंग हैंड हो, है ना, 5 लोग हो मेरे पास जो मेरे लिए काम करते हो, और मेरे ऊपर कोई अटैक करने आया तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, एक हाई एनर्जी वाले और एक लो एनर्जी वाले। तो वैसे ही जैसे ही सेंट्रल मेटल के ऊपर कोई लिगेंड अटैक करने के लिए आता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो जो सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल है वो 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं। एक की एनर्जी ज्यादा होती है, एक की एनर्जी कम होती है। ठीक है, 2 के सेट बनेंगे, 3 एक जगह पे हो जाएंगे और 2 एक जगह पे हो जाएंगे 5 में से। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लो वाले से हाई में जाता है, जिसकी एनर्जी कम है उस डी ऑर्बिटल से हाई में जाता है। हाई में जाने के बाद कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, फिर से लो में आता है। जब लो में आता है तो वेवलेंथ को अपने अंदर से बाहर निकालता है। जब वेवलेंथ को बाहर निकालेगा तो वही कलर हमें दिखाई देता है, उस कॉम्प्लेक्स का वही कलर हमको दिखाई देता है। ठीक है, मोटी मोटी बात क्या है, डी डी ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन का एक तरीके के डी ऑर्बिटल से दूसरे तरीके के डी ऑर्बिटल में जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन। क्लियर है? yes. तो इसकी पूरी डिटेल हम लोग करने वाले हैं किसमें, 12th। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो एक्टिनाइट सीरीज है उसमें ज्यादातर एलिमेंट कैसे हैं, एक्टिनाइट सीरीज के जो एलिमेंट हैं आफ्टर यूरेनियम 92 को क्या बोलते हैं हम लोग, थोरियम 90 के बाद वाले को बोलते हैं कि यूरेनियम 92 के बाद वाले को ट्रांस यूरेनिक्स बोलते हैं। और इनमें स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की रेज निकालते हैं और प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। कहाँ लिखा आफ्टर, आफ्टर यूरेनियम 92।
उन एलिमेंट को ट्रांसयूरेनिक्स बोला। और इनमें कैसी प्रॉपर्टी होती है? रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा रेस निकालते हैं अपने अंदर से। इसके बाद वाले सारे एक्टिनाइट के। ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालना आपको सिखा दिया था। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सबका कोई भी एटॉमिक नंबर दिया हो तो ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकाल लेंगे सब लोग। सिखा दिया है ना ये टॉपिक? ऐसा नहीं हो सीखा ही नहीं है। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मेन चैप्टर अकॉर्डिंग टू अभी क्या हुआ है? बस हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। अब क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो जेई में पूछी जाती है। अभी तो पार्टी अब शुरू। चलिए हेडिंग डालिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मेजर वे में 4 पढ़ेंगे, वैसे 2-3 और हैं पर मेजर वे में 4 पढ़ेगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी में चैप्टर छोटा होगा, एनसीईआरटी के हिसाब से अपना क्या है, अपना नहीं चलेगा। एनसीईआरटी में तो कुछ है नहीं। इसमें 30 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं जिसको डिस्कस किया इन्होंने कुछ कुछ बॉन्डिंग की भी ले ली है। जो हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे वो भी यहाँ ले लिया। चलिए प्रॉपर्टीज विच आर repeated after certain interval of properties which are repeated after certain interval of atomic number are called periodic properties। लेफ्ट में जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के, राइट में जा रहे हैं प्रॉपर्टीज जिनको हम डिस्कस करेंगे उन सबको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल में जो चेंज होंगी, एक एलिमेंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे पे जाने पे क्या चेंज हो रहा है, वो सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मेजर वे में हम 4 पढ़ने वाले हैं। 4 का हमारे पास डिस्कशन है। सबसे पहली है रेडियस, दूसरा है आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 4 तो मेजर हैं।
इनसे सवाल भर भर के आएंगे। भर भर के का मतलब किसी से भी आ सकता है, अब ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से 5 सवाल आ जाएंगे। आएगा एक ही। ये चैप्टर इत्मीनान से इसलिए पढ़ाया जाता है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो एस ब्लॉक का बहुत सारा पार्ट नहीं समझ में आएगा, पी का नहीं आएगा, डी का नहीं आएगा, एफ का नहीं आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगा। इसलिए इसको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना। चलिए हेडिंग डालिए। पहली प्रॉपर्टी करते हैं आज, रेडियस कर लेते हैं। तो पहली हेडिंग डालिए एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अच्छा ये ध्यान रखिए आप, कोई भी इसमें से पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो कैलकुलेट की जाएगी, जैसे एटॉमिक रेडियस की अगर बात करो तो रेडियस को भी जो कैलकुलेट किया जाएगा, अगर कोई फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, कोई चीज बताई जा रही है कि इसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो सारा जो आइडिया होगा वो क्या होगा, अप्रॉक्स होगा। ठीक है, एग्जैक्ट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि डी ब्रॉय की इक्वेशन आ जाएगी, हाइजेनबर्ग आ जाएंगे। हाइजेनबर्ग ने क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, और उसका अगर किसी टाइम पे आप एग्जैक्ट पोजीशन सही सही बताओगे तो वेलोसिटी नहीं बता सकते, वेलोसिटी सही सही बताओगे तो पोजीशन नहीं बता सकते। पोजीशन का मतलब ही तो है न्यूक्लियस से डिस्टेंस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस को ही हम रेडियस बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब किसी टाइम पे एग्जैक्ट रेडियस आप नहीं बता सकते, क्योंकि रेडियस आप तभी बता सकते हो जब उसको पार्टिकल कंसीडर कर रहे हो। अगर वो वेव हो गया तो रेडियस की बात तो होगी नहीं, है ना। तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो कैलकुलेट नहीं हो सकती है। कैसी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है एटॉमिक रेडियस। पहले ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी एटम का मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये उसमें शेल्स हैं, है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये मान लो आउटर वाला शेल है, इसमें आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक रेडियस होता है न्यूक्लियस से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है। न्यूक्लियस से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज डिस्टेंस बिटवीन, it is distance between nucleus and valence shell electron. It is distance between nucleus and valence shell electron in कोई दिक्कत, बहुत छोटी होती है इसलिए एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में, इन सब में मेजर किया जाता है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। पेपर पे हम इतना बड़ा एटम बना रहे हैं, इतना बड़ा एटम होता नहीं है, है ना। ये दिखाने और समझाने के लिए आपको पता है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। चलिए दूसरी डिस्कस करें। एटॉमिक में सिंगल एटम लेना है ना। अब दूसरा है कोवेलेंट रेडियस। क्या नाम दे दिया दूसरे को, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का क्या मतलब है, देखो कोवेलेंट रेडियस हम निकालेंगे मॉलिक्यूल में। किस में निकालेंगे, मॉलिक्यूल में। एटॉमिक रेडियस हमने किससे निकाली थी, सिंगल एटम ले लिया था, उससे न्यूक्लियस और
वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया, उसी को बोल दिया एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज Cl2 मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, Cl2। अब Cl2 मॉलिक्यूल है तो Cl और Cl के एटम होंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होगी और इस तरीके से मॉलिक्यूल बना होगा। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, ये मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लीजिए ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस क्या है x। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। दो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए एटम हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। और इस डिस्टेंस को कर दिया हाफ, x/2 कर दिया, तो निकल गई r कोवैलेंट। कौन सी रेडियस निकली, कोवैलेंट रेडियस। डेफिनेशन लिखेंगे, ये बना लीजिए फिर डेफिनेशन। बना लिया, डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज half of a distance between nucleus of two covalently bonded atoms. It is half distance between nucleus of two covalently bonded atoms. कोई दिक्कत, इसका एक फॉर्मूला भी था। फॉर्मूला भी लिख लो इसका, नोट हो गया ये। एक और फॉर्मूला था इसका, आर कोवलेंट, इसका एक और फॉर्मूला है। एक तो आप सीधे सीधे जब सेम एटम्स होते हैं, इधर भी Cl है इधर भी Cl है, तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ले लो x और x/2 कर दो तो सीधे आंसर आ जाएगा Cl2H2। जब दोनों सिमिलर एटम है तो इस तरीके से निकलता है। लेकिन अगर अलग अलग एटम है, मान लीजिए A के साथ जुड़ा हुआ है B, है ना, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, अलग अलग एटम्स हैं, तब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है। हाफ ऑफ
इसका रेडियस लेते हैं या डिस्टेंस ले लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ए एंड बी, इनके बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, प्लस 0.09 XA माइनस XB। अब XA और XB क्या है ये देखते हैं। XA और XB है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपको अगर निकालनी है कोवेलेंट रेडियस, वैसे निकालने के लिए ये सब आता नहीं है, पर अगर कभी आता है तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज नहीं आएगा, मेन क्या बात यूज आएगी कि कोवेलेंट रेडियस, मोटी मोटी बात क्या है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियस है उसके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका कोवेलेंट रेडियस। हाँ, हमें कहाँ से पता लगेगा, है ना। बीच का डिस्टेंस देंगे या इस बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना इसको हम बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। एक्स को हम उस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। या तो डिस्टेंस देंगे या क्या देंगे, उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। ये Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ये x है। एटॉमिक रेडियस समझ गए, कोवेलेंट रेडियस समझ गए, आयनिक रेडियस समझ ली जाए। कोई दिक्कत है बच्चा पार्टी, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, दो और है नहीं, आयनिक, मेटेलिक और एक और है उसका नाम नहीं आता, वंडरवॉल। आयनिक रेडियस, ठीक है। आयनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस जैसी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आयन बन जाएगा, आयन में जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होगा और जो न्यूक्लियस होगा उसके बीच के डिस्टेंस को सीधे सीधे क्या बोल देंगे, आयनिक रेडियस। जैसे मान लीजिए एग्जांपल पहले बता देते, जैसे सोडियम एटम है अगर, ठीक है, तो सोडियम एटम अगर आप बनाते हो, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहर वाले में, फिर उसके बाद इसमें आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां से न्यूक्लियस से यहाँ का डिस्टेंस निकालोगे तो इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब मान लो आपने इस सोडियम से ये वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल दिया, आपने क्या बना दिया, सोडियम आयन बना दिया, सोडियम प्लस बना दिया। अब इस सोडियम प्लस में न्यूक्लियस और जो आउटर शेल होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बीच के डिस्टेंस को, इसको क्या बोलोगे आप, आयनिक रेडियस। मतलब आयन में आउटर शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या बोला जाता है, आयनिक रेडियस। डेफिनेशन लिखिए, ये 8 आउटर में 8 हो गया, अब ये वाला हट गया, ये एक ही प्रोबेबली। डेफिनेशन लिख लो आयनिक रेडियस की, डिस्टेंस बिटवीन
distance between outer shell electron, distance between outer shell electron and nucleus in any ion is called ionic radius. Ionic radius. पर ही नोट नहीं कर रहा, पहले का किया हुआ हो गया। बहुत ही तेज है आप लोग भाई। टाइम नहीं दिख रहा है मुझे, टाइम बताओ। बहुत अच्छा टाइम हो रहा है, दोनों रेडियस खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आपका पॉजिटिव आयन बनता है तो उसकी रेडियस को कैटायनिक रेडियस बोल सकते हो, और नेगेटिव आयन बनेगा तो उसको उसके रेडियस को एनायनिक रेडियस बोल सकते हो, या दोनों को आयनिक रेडियस नाम दे सकते हैं। मतलब Na+ का जो रेडियस होगा उसको कैटायनिक, और Cl- का जो रेडियस होगा उसको एनायनिक, एनायन के रेडियस को एनायनिक। ठीक, अब ऐसा बोला जाता है, रीजन बताना है आपको। सवाल क्या है आपका, रीजन देना है आपको, वाई रेडियस ऑफ A+ is smaller than radius of A। मतलब अगर कोई एटम है A, उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसका रेडियस छोटा हो जाता है A के रेडियस के कंपैरिजन। मतलब कहना ये चाहते हैं कि जो रेडियस होगा सोडियम+ का वो छोटा होगा रेडियस ऑफ सोडियम। हाँ बताइए। और कोई? शील्डिंग इफेक्ट कम होगी। और गार्गी वेट वेट जोर से खींचने लग जाएंगे। देखो अभी आपको एक एक रेडियस में या और भी जितने टॉपिक आप करने वाले हो, इसमें सब में एक दो इफेक्ट आएंगे। उसको एक को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरे को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, है ना। ये तो अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो मोटी मोटी बात इसका रीजन समझाते हैं, ध्यान से समझिए। ये भी रीजन है जो आप लोग बता रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट, और ये देखो ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए सोडियम था आपका एटम, तो सोडियम में कितने 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन। 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखना है। रेडियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस में जो 11 प्रोटॉन है ये बाहर के जो 11 इलेक्ट्रॉन है इनको खींच के रखते हैं, इनके ऊपर पुल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, है ना। इस तरीके की सिचुएशन होती है। यहाँ कितने बना दिए मैंने, 8 बना देते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है किसमें, सोडियम में। अगर सोडियम प्लस की बात करो तो सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन।
प्रोटॉन का मतलब है न्यूक्लियस का पावर, जिस पावर से इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा। सोडियम के केस में क्या हो रहा था, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे थे, कोई फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। मान लो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 110 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, सपोज, ठीक। अब क्या हुआ, अब सोडियम प्लस जब बना तो इलेक्ट्रॉन बच गए 10 और ये क्या बच हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए। तो प्रोटॉन का पावर तो उतना ही है, 110 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ये जो 110 न्यूटन का फोर्स था, अगर 11 इलेक्ट्रॉन पे आप डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, एक के ऊपर 10 आएगा। अगर इस तरीके से डिवाइड करते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, 10 का लगेगा अप्रॉक्स। और यहाँ पे अगर बात करो तो 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन को, 10 इलेक्ट्रॉन को, तो 110 का फोर्स तो लगाएंगे क्योंकि इनकी पावर तो सेम है, 11 प्रोटॉन है। अब कितना आएगा, 11 आ जाएगा, है ना। तो अब न्यूक्लियस जो है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिवली ज्यादा पुल लगा रहा है, ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पास आ जाएगा, मतलब रेडियस अपने आप क्या हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ठीक है। और ये थोड़ी सी छोटी होती है, ऐसा नहीं कि इतनी जोर से कि जैसे हम आपको खींच रहे हो, खींच लिया और आप यहाँ आ गए हमारे पास, है ना। बहुत स्मॉल अमाउंट होता है लेकिन पुल लगता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस का पुल है वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे कम लग रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, इसलिए शेल थोड़ी सी क्या होगी, छोटी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास आ जाएगा, तो रेडियस अपने आप क्या होगी, छोटी, ठीक है। रीजन लिख लो एक लाइन में। वो मोर और लेस बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं आता, लिखिए, रीजन लिख लीजिए। in case of cation, in case of cation, force of nucleus on outer shell electron increases, due to which रेडियस डिक्रीजेस, इसीलिए रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स होता है, ठीक। और अगर आप यही एनायन का केस लेते हो तो अपोजिट जाता है, मतलब रेडियस अगर लेते हो Cl माइनस की तो वो बड़ी होती है रेडियस ऑफ Cl। अब बता दो रीजन फटाफट, अब तो बता लोगे। यहाँ पे 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। अब की बार क्या रीजन हुआ, जो बड़ी हो गई, हाँ, फोर्स कम हो जाएगा, है ना, इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ रही है सबको बात। पहले 17 प्रोटॉन, जब Cl था तो 17 प्रोटॉन पुल कर रहे थे 17 इलेक्ट्रॉन को, अब 17 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन को पुल करना है, 18 को, तो इफेक्टिव फोर्स तो कम हो गया, और इफेक्टिव फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर चला जाएगा, तो रेडियस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख लो रीजन बगल में, एनायनिक रेडियस is greater than parent atom, parent atom की रेडियस से बड़ी होती है, because force
of nucleus on outer electron become less. फोर्स कम होगा तो रेडियस बढ़ेगी, फोर्स ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगी, है ना। इस चीज को ध्यान रखिए। न्यूक्लियस तेजी से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को पास लाएगा तो रेडियस कम, और अगर फोर्स कम हो रहा है तो रेडियस ज्यादा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको मेटेलिक और वंडर वॉल। सुहानी खुश। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।